हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो है कमर्शियल फार्मिंग के दो टाइप्स के बारे में बात की थी, डिस्कशन कर ली थी। आज हम उसके जो बचे दो टाइप्स है उसके बारे में बात कर लेंगे और साथ में एक दो नए टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो हमने टोटल देखा था कि 4 टाइप्स है कमर्शियल फार्मिंग के, जिसमें से 2 हमने इसके पहले पढ़ लिया था। जो बचे हुए उनको हम आज पढ़ लेंगे। तो जो आपका तीसरा टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का वो है आपका मार्केट गार्डनिंग। ठीक है, अब मार्केट गार्डनिंग क्या होता है उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मार्केट गार्डनिंग है ये एक ऐसा टाइप ऑफ कल्टीवेशन है जो डेवलप हुआ मॉडर्न टाइम्स में, मतलब बहुत पुराना नहीं है ये। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है ये हमको देखने को मिला है। और ये जो है इसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ है। मतलब जैसे जैसे गाँव जो है शहर में कन्वर्ट होते गए, जैसे जैसे नए शहर बनते गए, वैसे वैसे इसका भी डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है, एक तरीके से रेडी मार्केट की तरह अवेलेबल रहता है अर्बन सेंटर्स में। मतलब आप जब भी चाहो यहाँ से जो आपको खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, जो प्लांट आपको खरीदनी है, जो भी चीज़ें आपको खरीदनी है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ से खरीद सकते हो। क्योंकि अर्बन सेंटर्स में उतना जो है खेती वगैरह नहीं किया जाता है, उतने प्लांटेशन नहीं किए जाते हैं। तो इस वजह से अगर हमको रेडीमेड प्लांट चाहिए तो हम जो है मार्केट गार्डनिंग से ले सकते हैं। अब फार्मर क्या करता है, फार्मर जो है वेजिटेबल्स कल्टीवेट करता है और दूसरे आइटम जो है कल्टीवेट करता है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे पौधे वैसे जो है उगाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। कहाँ पे ग्रो किया जाता है? इन द विसिनिटी ऑफ अर्बन सेंटर्स। विसिनिटी का मतलब होता है एरिया में। तो जो अर्बन सेंटर्स होते हैं उनके कुछ एरियाज में जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है, ताकि जो डिमांड होती है सिटी ड्वेलर्स की, जो सिटी में लोग होते हैं उनकी जो डिमांड होती है उनको पूरा करने के लिए, केटर मतलब फुलफिल करना, प्रोवाइड करना, उनको पूरा करने के लिए जो है हम एक तरीके से काम करते हैं और कल्टीवेशन वगैरह करते हैं। और ये जो आपका टाइप ऑफ कल्टीवेशन है ये कुछ प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब क्या है ये प्रिंसिपल, उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो वो प्रिंसिपल है आपका डिमांड एंड सप्लाई। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश कर लेते हैं। डिमांड मतलब क्या, कि लोग जो है कितना मांग रहे हैं, कितना डिमांड कर रहे हैं, है ना। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है और सप्लाई अगर कम है, मतलब जैसे खरीदने वाले 100 है और चीज़ें अवेलेबल कितनी है, सिर्फ 10, तो ये क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसका पैसा हम बहुत ज़्यादा भी जो है पैसा बढ़ा के बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा इनसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि अभी ये 10 चीज़ को खरीदने के लिए कितने लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं। तो 50 लोग जो है मतलब जो है थोड़ा नखड़ा करेंगे कि यार नहीं बहुत महंगा दे रहा है, ये कर रहा है, तो 50 हट जाएंगे, फिर भी 50 बचेंगे। चीज़ें कितनी बची है, सिर्फ 10 बची है। तो 100 में से 10 लोग तो मतलब ले ही लेंगे, चाहे मैं जिस भी रेट पे बेचूँ। अब उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट आपके पास 100 है, चीज़ें आपके पास 100 बची है, खरीदने वाले 10 से भी कम है। तो यहाँ पे अगर आपको जो है ख़त्म करना है आपका पूरा 100 प्रोडक्ट, आपको ये 100 जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो प्लांट हैं या कुछ अगर वेजिटेबल आपको पूरा ख़त्म करना है, खरीदने वाले सिर्फ 10 है, आप क्या करोगे, इसका रेट कम कर दोगे। अपने आप जो है इसका रेट कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रेट बहुत ज़्यादा बोलोगे तो आपके पास क्या है, आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, कस्टमर तो कम ही है, तो वो कहीं और चले जाएंगे या डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जब भी सप्लाई ज़्यादा होता है, मतलब हमारे पास जब सामान बहुत ज़्यादा होता है और ख़रीदने वाले कम होते हैं, तब क्या हो जाता है, तो जो प्राइस होता है, जो दाम होता है वो कम हो जाता है। और अगर इसका उल्टा हो, जैसा हमने देखा, तो क्या हो जाता है, दाम बढ़ जाता है। मतलब अगर हमारे पास सामान कम है, जैसे अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल लूँ, मेरे पास 2 मोबाइल है और ख़रीदने वाले 20 हैं, तो मैं उसको किस भी दाम में बेचूँ वो बिक जाएगा आराम से। लेकिन अगर उल्टा है, मेरे पास 20 मोबाइल है, ख़रीदने वाले सिर्फ 2 हैं और मेरे को तो मोबाइल बेचना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, तो मैं क्या महंगा बेचूंगा उसको, महंगा बेचूंगा तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका रेट गिराना पड़ेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई पे जो है ये पूरा चलता है आपका। और इसमें जो लैंड होल्डिंग होती है, मतलब जो ज़मीन इन्वॉल्व होती है वो काफ़ी छोटी होती है, बहुत बड़े एरिया पे ये कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जो है इरीगेशन का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए होता है और यहाँ पे मैन पावर लगती है थोड़ी बहुत। उसके साथ जो आपका डिमांड है, डिमांड जो है मार्केट का, वो एक तरीके से मतलब इसमें पहचानना पड़ता है। उसी के साथ साइंस और टेक का भी हम कभी कभी जो है इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके मार्केट गार्डनिंग के, मतलब कुछ फीचर्स है मार्केट गार्डनिंग के। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपके अच्छे गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर। ठीक है,
जो क्वालिटी या फिर जो प्राइस है मतलब इस प्रोडक्ट की, ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट। मतलब कितना जल्दी आप लोगों को लाके दे पा रहे हो, क्योंकि प्लांट तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमने जो है हमको कहीं से खरीद के लेके आना है या जब मर्जी किया तब बना लिया। प्लांट तो एक सीजन में ग्रो कर सकते हैं ना हम, या और प्लांट को जो है टाइम भी लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आधे घंटे में एक नया प्लांट बनाना है, मैंने बना दिया फटाफट। तो इस वजह से हमको जो है सारी चीज़ें श्योर रखनी पड़ती हैं कि प्लांट जो है अच्छा है, फ्रेश है, और साथ में मतलब रेडी टू मार्केट है, कि मतलब जो मार्केट है जैसे ही मार्केट में जाए तुरंत जो है बिकना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है मतलब ट्रक फार्मिंग भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? ट्रक फार्मिंग भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे टाइप के बारे में, जो है आपका हॉर्टिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपका? हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट्स के कल्टीवेशंस होते हैं। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर जो आपका फ्लावर के कल्टीवेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, दरअसल जो आपका हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में मतलब वेजिटेबल्स वगैरह भी आ जाते हैं, फ्लावर भी आ जाता है उसमें। ठीक है, जो मतलब हम जो प्रैक्टिस करते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं इनके मतलब जो आपकी फ्लावर होते हैं, जो आपका फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, उनको ग्रो कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपकी हॉर्टिकल्चर में आती है। फ्लोरिकल्चर मतलब एक तरीके से आपका कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब जो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर और जो फ्रूट है, ये भी एक सब टाइप है हमारे मार्केट गार्डनिंग का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका फ्लावर है, फ्लावर जो है मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं इस टाइप ऑफ फार्मिंग में। तो कई सारे टेक्निक्स हैं, हम कुछ जो है मॉडर्न टेक्निक्स भी फॉलो करते हैं, साथ में कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारा ग्रोथ है, जो फ्लावर का ग्रोथ है, जो फार्म्स में जितने भी प्लांट हम जो है प्लांट कर रहे हैं, उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। और ये जो साइज़ होता है फार्म का, ये काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, और इस वजह से हर प्लांट का जो है हमको ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। हर प्लांट का जो है केयर करना पड़ता है यहाँ पे। और रिसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो जो है हम इरीगेशन का भी यूज़ कर रहे हैं, इरीगेशन का यूज़ कर रहे हैं, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी जो है यूज़ कर रहे हैं, हम ग्रीन हाउसेस का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन हाउसेस, इनका भी हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ सके, हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर के, हॉर्टिकल्चर से जो मेजर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो है आपके फ्लावर्स, जैसे लिली, जरबेरा, ट्यूलिप, दहलिया, क्रिसैंथेमम, मैरीगोल्ड। तो ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी जो कीमत है मार्केट में काफ़ी अच्छी मिल जाती है, गुड प्राइस मिल जाता है हमको मार्केट में। उसके बाद हम बहुत सारे जो हैं एक्जॉटिक फ्रूट्स भी जो हैं ग्रो करते हैं, नेटिव और एक्जॉटिक फ्रूट्स, जैसे मैंगोज़ हो गए हैं आपके, है ना, मैंगो हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, बनानाज हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका ऑरेंजेस हो गए। ठीक है, ऑरेंजेस, यहाँ पे रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, तो इनको जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं हमारे फ्रूट फार्मिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको जो है मतलब महाबलेश्वर वगैरह में, महाबलेश्वर, पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक, इन जगहों पे जो है इनको इनकी फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑर्चर्डी है, यहाँ पे पोमीग्रेनेट की खेती की गई है। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ट्रीज़ दिख रहे होंगे, आपको इस ट्रीज़ पे जो है पोमीग्रेनेट दिख रहा होगा। तो पोमीग्रेनेट का भी जो दाम है काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है इनके पीछे, मतलब बहुत आसान नहीं होता है इनका फार्मिंग करना। और जिन कंट्रीज़ के पास मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, जैसे फ्रांस और इटली, वहाँ पे जो क्लाइमेट है मतलब बहुत थोड़ा मतलब ठंडा वाला होता है, ज़्यादा भी ठंडी नहीं चाहिए होती है और ज़्यादा गर्माहट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा बारिश वाला रीजन भी नहीं चाहिए। एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो है हॉर्टिकल्चर बहुत की जाती है, बहुत हाई लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो वैसे ही दो देश हैं आपके, फ्रांस और इटली, जो काफ़ी फेमस है हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था आपका चौथा टाइप, जो था हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ये क्या होता है, अब जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है हमारे क्रॉप्स को, ठीक है, तो जैसा हम सबको पता है कि हमको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए होता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो वैसे ही प्लांट को, क्रॉप्स को भी जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उनके ग्रोथ के लिए। तो क्रॉप अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा कुछ फायदा है नहीं है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स देता कौन है? सॉइल न्यूट्रिएंट्स देता है। इस वजह से जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसका रिप्लेनिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स मतलब यूज अप हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल कर लिया है हमने, उसको वापस एक तरीके से रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अबंडेंटली जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हमारा यील्ड है, ठीक है, मतलब जो हमारा ग्रोथ है वो बढ़ जाए, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, मतलब जितने क्रॉप्स हम ग्रो कर पा रहे हैं उसका जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ जाए। और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी जो है प्रिपेयर किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, मतलब हमारा जो यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमको जो है कुछ जो है एक तरीके से कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे द लिटर शुड बी डिकम्पोज इन द ग्राउंड। जो भी लिटर होता है, जो भी वेस्ट होता है, हमको उसको ग्राउंड में डिकम्पोज करना चाहिए। जो ग्रासेस होते हैं जैसे कि सिसबेनिया या फिर जूट का जो घास होता है, ग्रास होता है, उनको भी जो है हम सॉइल में जो है बरी कर सकते हैं मैन्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या चाहिए, मैन्योर चाहिए। और मैन्योर आप कैसे बना सकते हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। उसके बाद काऊ डंग या फिर जो कंपोस्ट मैन्योर्स होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट जो है बनाया जाता है इन ऑर्गेनिक वेस्ट से, मतलब जो एनिमल वगैरह से आपको वेस्ट मिलता है, जो प्लांट, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, वहाँ से जो आपको जो है ये मिलता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसमें से जो है वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। और जब फार्मिंग की जाती है तो इन सारे मैटर को जो है अच्छे से मिक्स किया जाता है सॉइल में। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ध्यान देना हमेशा, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको बोलते हैं, तो जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो हम जो है ये सारे वेस्टल मैटर को मिक्स करते हैं सॉइल में। जो भी हमने ऊपर पड़े हम उसको क्या करते हैं, सॉइल में, मिट्टी में अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मतलब जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका नीम हो गया, तो नीम एक आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ये जो आपका क्रॉप है ये आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है मिलेगा। द क्रॉप ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ हाई इन क्वालिटी। जो क्रॉप आपको जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑब्टेन होते हैं, जो मिलते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी हाई होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा भी किसी भी मतलब केमिकल का जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब हम किसी केमिकल का यूज़ करते हैं तो हमको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं, तो हमको जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है इसी को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ आगे की बातों के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।